स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी साइंस की टीचर। और हम पढ़ रहे थे क्या? हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7। बट मैं आपको बता दूं कि जो ऐप है वो अगर आप डाउनलोड करते हो, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करते हो, तो आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो। और यहाँ पे आपको नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके और जो वेबसाइट है आप उसको भी चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको अपडेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी क्लासेस 6 to 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स की। ओके तो हम क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में? हम देखने वाले हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ओके चैप्टर नंबर 7 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमने देख चुका है कि एडोलेसेंस में क्या होता है, किसे हम एडोलेसेंस बोलते हैं, प्यूबर्टी क्या होता है, टीनेजर्स क्या होता है, और एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और किन बातों का ध्यान हमें एडोलेसेंस में रखना पड़ता है। ओके तो ये सारी चीज़ें हमने देख चुकी है और अब बात करते हैं हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the term used for secretion of endocrine glands responsible for change taking place in the body? Okay, endocrine glands जो सिक्रीट करते हैं, उस सिक्रीशन को क्या नाम दिया है? हमने बहुत ही प्यारा नाम दिया है, बट क्या नाम दिया है? और वो ही चीज़ जो सिक्रीशन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे, उसके लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनको हमने बोला है हार्मोन। ओके तो आंसर इज हार्मोन। Hormones are the secretion of endocrine glands responsible for changes taking place in the body. बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? हार्मोन। और हार्मोन को कौन रिलीज करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो रिलीज सिक्रीट करती हैं। सिक्रीट मतलब रिलीज करना। ओके चलिए, डिफाइन एडोलेसेंस। हमें एडोलेसेंस को डिफाइन करना है कि क्या होता है ये। द पीरियड ऑफ लाइफ इन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ओके लाइफ का वो ड्यूरेशन जहाँ पे हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन बॉडीज में चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, मतलब कि इंडिविजुअल जो है वो केपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। ओके जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं, केपेबल इंडिविजुअल जो है वो केपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, उस पीरियड को, उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज नॉर्मली 11 years to 19 years। ओके और ये ड्यूरेशन कितने साल का होता है? 11 साल से 19 साल तक के ड्यूरेशन को हम एडोलेसेंस बोलते हैं। ओके जब क्या होता है? बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेल्स में अलग होते हैं, मतलब बॉयज में अलग होते हैं एंड गर्ल्स में अलग होते हैं, और दोनों केपेबल हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है वो हमें बताना है। एवरी मंथ, हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 to 31 डेज की होती है। ओके तो एवरी मंथ ओवरी जो है एक मैच्योर्ड एग रिलीज करती है, ठीक है, एवरी मंथ ओवरी मैच्योर्ड एग को रिलीज करती है। ओके और जैसे ही एग रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है, यूट्रस अपनी वॉल्स को थिक करने लगती है, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। ओके अब जब अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग, और साथ में क्या होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, जो थिक लाइनिंग है, जो लेयर है, वो कैसी हो जाती है? वो शेड ऑफ होने लगती है, मतलब वो निकलने लगती है। ओके वो निकलने लगती है। फर्टिलाइज्ड एग के साथ, अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ वो जो यूट्रस की इनर लेयर है, लाइनिंग है, वो भी शेड ऑफ होने लगती है। ओके तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग और जो ब्रोकन जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ये इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ये बॉडी से बाहर आता है। इन फीमेल्स द ओवा और एग बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ओके जैसे ही प्यूबर्टी आती है वैसे ही फीमेल्स में एग और ओवा जो होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं।
One egg get matured and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. Okay, एक egg mature होता है और release होता है एक ovary से, ठीक है, 28 to 30 days में. 28 to 30 days में एक ovary एक egg release करेगी, एक mature egg release करेगी. During this period, the wall of the uterus become thick as to receive the fertilized egg. If it get fertilized, begins to develop. This results in pregnancy. ओके अब क्या होता है इसी टाइम पे जब एग मेच्योर होके ओवरी ने रिलीज कर दिया, यूट्रस जो है अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है. कैसे प्रिपेयर करती है वो अपने आप उसकी जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की लाइनिंग जो होती है वो थिक हो जाती है, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है कि अगर इन केस एग फर्टिलाइज हो सके तो फर्टिलाइज एग को रिसीव करे और फर्टिलाइज एग जो है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है उसके लिए क्या यूट्रस जो होता है वो इन्वायरमेंट बना के देती है. ओके, डेवलपमेंट कहाँ होता है फर्टिलाइज्ड एग का, यूट्रस में होता है. तो यूट्रस अपने आप को एवरी मंथ प्रिपेयर करती है. ओके और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी. इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी. ओके प्रेगनेंसी तो बता दी. अब क्या बोला है, इफ द फर्टिलाइजेशन फेल्स टू टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, अगर ओवम और एग, ओवम और स्पर्म फ्यूज नहीं हुए हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है or the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. Okay, अब जो unfertilized ovum है, जो thick lining है uterus की, okay, और जो blood vessels है, thick lining हुई तो blood vessels भी बढ़ेंगी. blood vessels मैंने हमारे उसमें जो था चैप्टर एक्सप्लेनेशन उसमें बताया था, ठीक है. हम बोलते हैं रगों में खून दौड़ रहा है तो व्हाट इज रग, ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें खून फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है. ओके तो जैसे यूट्रस की लाइनिंग थिक होती है उसमें ब्लड वेसल्स भी बनते हैं. अब ये थिक यूट्रस की ज़रूरत, थिक लाइनिंग की हमें ज़रूरत नहीं है. ओके क्योंकि ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो ये जो यूट्रस की लाइनिंग है वो निकलने लगेगी और क्या निकलेगा साथ में, ब्लड वेसल्स. जो एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स फॉर्म हुई थी वो भी निकलने लगता है. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन विमेन, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. ओके और ये जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, थिक लाइनिंग है यूट्रस की, ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड के फॉर्म में विमेन की बॉडी से बाहर आता है और इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन. इट अकर्स वंस इन 28 to 30 days. और ये कब होता है, ये 28 से 30 दिन में एक बार होता है. ओके बट ये डिफर करता है इंडिविजुअली, ठीक है, हर पर्सन में ये डिफर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी. अब हमें ऐसे चेंजेस बताने हैं बॉडी में जो होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे. ओके तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, हमने देखा था हाइट बढ़ती है ना, हाइट इंक्रीज होती है. बॉयज़ में शोल्डर ब्रॉड होते हैं, गर्ल्स में जो कौन सा वेस्ट के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो ब्रॉड होता है. फिर क्या होता है कि लड़कों की जो वॉइस बॉक्स होता है वो बढ़ जाता है, उनकी वॉइस हॉर्स हो जाती है, ठीक है, और लड़कियों की वॉइस हाई पिच्ड हो जाती है. ये सब देखा था. फिर हेयर ग्रोथ होता है लड़कों में, फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं. लड़कियों में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, मेनार्की होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो का मेनार्की बोलते हैं. ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. लेट्स सी द चेंजेस टेक्स प्लेस डिफरेंटली in the body of the boys and the girls at puberty. These changes may be listed as below. तो यहाँ पे ये लिखा है कि बॉयज और गर्ल्स में दोनों में ही अलग अलग चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे. एक जैसे चेंजेस नहीं होते, अलग अलग होते, कुछ सेम भी होते हैं और कुछ अलग भी होते हैं. There is sudden increase in the height of both boys and girls. However, both reach their maximum height at the age of 17 to 18 years. Okay? लड़के और लड़कियों में एडोलेसेंस के टाइम पे हाइट तेजी से बढ़ती है. ओके और 17 से 18 साल तक में जो लड़के और लड़कियां होती हैं उनकी मैक्सिमम हाइट जो है वो पहुंच जाते हैं, ठीक है, अटेन कर लेते हैं. The voice of boys becomes hoarse and that of girls becomes shrill. लड़कों की वॉइस जो होती है वो एकदम खराश टाइप की हॉर्स हो जाती है और लड़कियों की श्रिल पतली हो जाती है. Shoulders become broader and muscles grow more prominently in boys. शोल्डर जो होते हैं बॉयज़ में वो क्या हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं, और मसल्स जो होती हैं बॉयज़ में वो प्रोमिनेंटली डेवलप होती है. मतलब हमें उनमें ज़्यादा अच्छे से मसल्स ग्रोथ जो होती है मेल्स में, बॉयज़ में हमें ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स.
इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। ओके, गर्ल्स में वेस्ट के नीचे का जो पार्ट होता है वो वाइडर होता है, वो ब्रॉड होने लगता है। हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब क्या होता है, हेयर ग्रोथ भी होती है, ठीक है, बॉयज में अलग होती है, गर्ल्स में अलग होती है। इन मोस्ट ऑफ द टीनेजर ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स गेट एक्ने पिंपल्स ऑन देयर फेसेस फेस। ओके, क्या होता है कि अब सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल सिक्रीट करती हैं और स्वेट ग्लैंड जो पसीना स्वेट सिक्रीट करती है, रिलीज करती हैं, ये लोग हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगती हैं। तो इस टाइम पे ये ज़्यादा स्वेट होने के कारण, ज़्यादा ऑयल होने के कारण एडोलेसेंस में एडोलेसेंस में हमें फेस में पिंपल्स देखने को मिलते हैं। एक्ने और पिंपल्स एक ही बात है। ओके, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग्स चेंजेस इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल। प्यूबर्टी में हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, बचपन में छोटे बच्चे रहते हैं तो हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन लड़का है कौन लड़की है। जैसे ही एडोलेसेंट हिट करते हैं, जैसे ही पुबर्टी हिट करते हैं, तो हम बताने लगते हैं कि हाँ ये लड़का है ये लड़की है, क्योंकि उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं। जैसे कि हम बता सकें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन बॉय है कौन गर्ल है। ओके, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। बॉयज एंड गर्ल्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है और वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इन गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, ठीक है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्की। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन स्टार्ट्स टू रिलीज इन इनिशिएटिंग अ रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब अलग अलग टाइप के हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन को एनहेंस करते हैं। ओके, जैसे कि हमने देखा टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं और ओवरी जो होती है वो ईस्ट्रोजन रिलीज करती है। टेस्टोस्टेरोन काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बॉयज में देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जैसे कि उनके एडम्स एप्पल देखने लगता है, वॉइस बॉक्स बढ़ जाता है, राइट, उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगता है, दैट इज द वर्क ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, और ईस्ट्रोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं, मेंस्ट्रुएशन के लिए होते हैं, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल्स में हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शन कराते हैं, कौन, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपिक्टिंग नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय देम। ओके, हमें 2 कॉलम्स बनाना है और उसमें ये बताना है कि एक कॉलम में एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम लिखना है और दूसरे में हमें हार्मोन क्या हार्मोन वो सिक्रीट कर रहे हैं वो हमें लिखना है, ठीक है। 2 टेबल बनाने, एक टेबल में हमें ग्लैंड्स का नाम, दूसरे टेबल में वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। द चेंजेस टेक्स प्लेस डिफरेंटली इन द बॉडी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एट प्यूबर्टी। ओहो, ये गलत आंसर लिखा है यहाँ पे, ये पहले का आ चुका है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें ये वाला आंसर नहीं करना है। अब हम चलते हैं इसके आंसर पर। यहाँ पे 2 बॉक्स हमने बना लिए, एंडोक्राइन एंड हार्मोन्स। सबसे पहले होता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो मास्टर ग्लैंड्स भी होते हैं, क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं कि कब उनको हार्मोन सिक्रीट करना है, कब उनको हार्मोन नहीं सिक्रीट करना है। ओके, देन कम्स ओवरी। ओवरी जो होते हैं वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल्स में, गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और वो बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट के लिए होते हैं। ओके, मैं हेल्प करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायरोक्सिन सिक्रीट करता है। ओके, क्या सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए फटाफट से। ओके, पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। ओके, इंसुलिन जो होता है क्या होता है, हमने कुछ खाया, ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, तो इसको पेनक्रियास डिटेक्ट करेंगी। पेनक्रियास डिटेक्ट करेंगी
और देखेंगे अरे ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो तुरंत से क्या सीक्रेट करने लगती है, इंसुलिन। ओके जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो पेनक्रियाज जो होती है वो इंसुलिन सीक्रेट करना बंद कर देती है। और अगर इंसुलिन का काम क्या हुआ, इंसुलिन का काम हुआ कि वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखे बॉडी में, ठीक है। ब्लड में कितना शुगर होना चाहिए वो कौन मेंटेन रखता है, इंसुलिन। बट अगर पेनक्रियाज सफिशिएंट इंसुलिन सीक्रेट नहीं करता है, ठीक है, सफिशिएंट इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर रहा है, तो उसके कारण शुगर लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है। और आपने सुना होगा अपने घर में किसी को कि अरे उसको डायबिटीज़ है, अरे उसको शुगर की बीमारी है, तो ये क्या होता है, ये इंसुलिन के कारण होता है कि इंसुलिन उसकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जिससे शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़। ओके चलो, आप थायरोक्सिन का मैंने बताया मेटाबॉलिज्म करता है वो फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ से एनर्जी डिराइव करना, तो वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें, एनर्जी के फॉर्म में। ओके अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होता है वो एड्रिनलिन सिक्रीट करता है। एड्रिनलिन, एड्रिनलिन क्या करता है, एड्रिनलिन जो होता है वो फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मतलब ये हमें इमरजेंसी कंडीशन में तैयार रखता है, रेडी रखता है कि एग्जाम देने जाना है कि उल्टे पैर भागना है। ओके तो इसके लिए कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड्स। ओके चलिए ये हो गया हमारा क्या, ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड की एक बीमारी होती है कि अगर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं सिक्रीट कर पा रही है तो थायराइड ग्लैंड सूज जाती है, गुप्पा हो जाती है। गुप्पा होने के कारण, स्वेल्ड होने के कारण क्या होता है, स्वेलिंग जो है वो नेक रीजन में दिखती है। तो यहाँ पे स्वेलिंग दिखती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉइटर। उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, गॉइटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई आर दे नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन। ओके सेक्स हार्मोन्स क्यों होते हैं और उनको हमने सेक्स हार्मोन्स नाम क्यों दिया है, उनका फंक्शंस क्या होते हैं वो हमें बताना है। द हार्मोन्स व्हिच हेल्प इन control the formation of secondary sexual characteristics are called sex hormones। ऐसे हार्मोन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं गर्ल्स में एंड बॉयज में, उनको हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। They are named so because they control the sexual activities and secreted by males and females separately। Okay? इनका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि ये सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब इसकी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए गर्ल्स और बॉयज में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाए, अच्छे से काम करें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मेल और फीमेल जो है इनको सेपरेटली क्या करती हैं, सिक्रीट करती है। फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन आर गिवन बिलो। ओके फंक्शंस क्या होते हैं सेक्स हार्मोन के, मेल सेक्स हार्मोन इट इज आल्सो कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। ओके क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। It is secreted by testes and causes changes in secondary sexual characters of boys like growth of facial hair, mustache, beard, etc. It also stimulates spermatogenesis. Okay? तो ये जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये कौन सिक्रीट करता है, टेस्टिस जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। और ये क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, जैसे कि ब्रॉड शोल्डर्स, फेशियल हेयर, दाढ़ी, मूछे, इनके लिए जरूर इनमें इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब मेल गैमीट्स, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। ओके फीमेल सेक्स हार्मोन इट इज आल्सो कॉल्ड ईस्ट्रोजन। फीमेल सेक्स हार्मोन को हम ईस्ट्रोजन भी बोलते हैं। इट इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज एंड कंट्रोल्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। ओके इसको कौन सिक्रीट करता है, इनको ओवरी सिक्रीट करती हैं। और ये क्या काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हमें गर्ल्स में देखने को मिलते हैं उसके लिए। ओके appearance of mammary glands etc. it also maintains pregnancy. okay development of breast, okay जो वेस्ट के नीचे का पोर्शन है वो वाइड हो जाता है, उस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन। एग्स मैच्योर होते हैं, एग्स रिलीज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन रखने के लिए, प्रेगनेंसी मेंटेन रखने के लिए, ये सारे सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके अब आ चुके हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। Adolescents should be careful about what they eat because okay
एडोलेसेंट को केयरफुल रहना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं। और क्यों केयरफुल रहना चाहिए? इसलिए रहना चाहिए क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट की जरूरत है ताकि वो ग्रो अच्छे से कर सके, अच्छे से डेवलप हो सके। Okay, proper diet develops their brains. Proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body. Adolescents feel hungry all the time. Taste buds are well developed in teenagers. तो इसका सही आंसर जो है वो सेकंड है। Proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body. जो आपकी बॉडी इतनी तेजी से चेंज हो रही है, जो आप छोटे से इतने बड़े हो रहे हो, रैपिड ग्रोथ दिखा रही है, उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट की जरूरत है और हमें खाने का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो सेकंड जो है वो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव एज इन women starts when there. ओके, रिप्रोडक्टिव एज women में कब स्टार्ट होती है? menstruation starts, breast starts developing, body weight increasing, height increases. ओके, तो जो रिप्रोडक्टिव एज विमेन में स्टार्ट होती है जब वो केपेबल हो जाती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो वो केपेबल कब होती है? जब एग रिलीज होने लगता है, जब ओवरीज एग, मेच्योर एग क्या करती है? रिलीज करती हैं। ओके, तब उनका रिप्रोडक्टिव एज जो है वो बढ़ जाता है, तब से रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होता है, बढ़ नहीं जाता, स्टार्ट होता है। ओके, तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। बी सेकेंड, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। चलिए, चूज द ओके, सी ऑप्शन क्या है? द राइट मील फॉर एडोलेसेंट कंसिस्ट ऑफ। ओके, एडोलेसेंट्स के लिए राइट मील क्या होना चाहिए? चिप्स, नूडल्स, कोक? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं मना कर चुकी हूँ डिटेल लेक्चर में। चपाती, दाल, वेजिटेबल्स? जी हाँ, यही होना चाहिए बिल्कुल। चलिए और भी ऑप्शन देखते हैं। राइस, नूडल्स, बर्गर? राइस तो ठीक है, नूडल्स, बर्गर तो नहीं होना चाहिए। वेजिटेबल, कटलेट्स, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक? बिल्कुल नहीं, इसका सही आंसर सेकंड है, जहाँ पे चपाती भी है, रोटी भी है, दाल भी है और वेजिटेबल्स भी है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन सब है इसमें। तो सी का सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट नोट्स ऑन। ओके, हमें नोट्स लिखने हैं किसमें? एडम्स एप्पल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी। Adam's apple. During puberty, a change in the voice of boys and girls takes place due to increase in the size of the box or larynx, voice box or larynx. अब क्या होता है puberty के टाइम पे, adolescence के टाइम पे क्या होता है कि मेल्स में जो वॉइस बॉक्स है वो बढ़ जाता है, उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो जो वॉइस बॉक्स बॉयज में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो यहाँ पे हमको उनमें देखने को मिलता है, ठीक है, गले में देखने को मिलता है। बट गर्ल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वॉइस बॉक्स इतना नहीं बढ़ता है, इतना नहीं बढ़ता है कि हम देख सके। ओके, बट बॉयज में ज़्यादा बढ़ता है और हम देख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी चेंजेस इन द वॉइस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अकर्स। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की आवाज़ में क्या आता है? चेंजेस आते हैं। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉक्स। और ये क्यों चेंजेस आते हैं? क्योंकि वॉइस बॉक्स, जिसको हम लैरिंग्स में बोलते हैं, उसके साइज में चेंजेस आता है। इन बॉयज द वॉइस बॉक्स टेंड्स टू प्रोट्रूड आउट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द नेक बिलो द चिन एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज एडम्स एप्पल। ओके, वॉइस में क्या होता है कि वॉइस बॉक्स जो होता है वो उसका साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें नेक रीजन में प्रोट्रूशन दिखता है, उसका बाहर निकलते हुए वो दिखता है। ओके, और इस प्रोट्रूशन को हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये नेक के अपर पार्ट में होता है, चिन के नीचे नेक के अपर पार्ट में। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोट्रूशन को हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। The characters which are visible more apparently and help in distinguishing a male from a female are called secondary sexual characters. Okay, जब हम ये डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन बॉय है कौन गर्ल है, उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जब ये कैरेक्टर्स अपेरेंटली हमें दिखने लगते हैं, मेल्स में दिखने लगते हैं, फीमेल्स में दिखने लगते हैं, और हम बता सकते हैं अच्छा ये बॉय है और ये गर्ल है। तो ये चेंजेस कैसे होते हैं? इन गर्ल्स ब्रेस्ट, इन बॉयज फेशियल हेयर दैट इज दाढ़ी मूछे, मोस्टैक एंड बियर्ड अपीयर्स। ठीक है, गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, लड़कों में दाढ़ी मूछे आने लगती हैं, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं। तो ये सारे क्या है? ये सब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मेल है, ये बॉय है एंड ये गर्ल है। जब तक बच्चे रहते तो ये सारी चीज़ें डेवलप हुई नहीं रहती, दाढ़ी मुझे रहती नहीं है, तो हम नहीं बता पाते हैं। ओके, जैसे ही एडोलेसेंट आता है
चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो हम आइडेंटिफाई, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी। ओके, अनबॉर्न बेबी में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है? ओके, अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म और ओवम जो है वो फ्यूज होते हैं। फ्यूज होके क्या फॉर्म होता है? जाइगोट। जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है तो जाइगोट में इंफॉर्मेशन होती है। जाइगोट में इंफॉर्मेशन होती है, किसकी इंफॉर्मेशन होती है कि सेक्स क्या होगा, बेबी का जेंडर क्या होगा, वो जाइगोट में इंफॉर्मेशन रहती है, इनहेरिटेड रहती है। Okay, the sex of a child, that is whether it is a male or a female, is determined at the time of fertilization when a male gamete fuses with a female gamete. Okay, तो child का सेक्स क्या होगा, चाइल्ड का जेंडर क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, ये तभी डिसाइड हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तभी डिटरमाइन हो जाता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या होना चाहिए। All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cell. ठीक है, जितने भी ह्यूमन बींग्स में जितने भी है, उनके हर एक सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स है? 23 पेयर है, मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम्स है। पेयर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे कितने होते हैं? 46 जो होता है उनका अगर हम पेयर बनाते तो कितना हो जाएगा? 23 पेयर, और सिंगल क्रोमोसोम 46। ओके, 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम। ओके, अब इसमें से जो एक पेयर होता है, ठीक है, इसमें से जो 23 में से जो एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। एक पेयर, ठीक है, एक पेयर है मतलब इसमें 2 क्रोमोसोम्स हो गए। अब हम पेयर ऑफ सॉक्स बोलते हैं तो उसमें 2 मोजे होते हैं ना, तो वैसे ही एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हम बोलेंगे तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 2 क्रोमोसोम। और दोनों क्रोमोसोम, एक पेयर जो होता है उसमें क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। दोनों क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे। ओके, a female has 2 X chromosome while male has 1 X and Y chromosome. Okay, अब फीमेल जो होती है, जो उसका एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का, उसमें दोनों क्रोमोसोम कैसे होते हैं? XX होते हैं। दोनों क्रोमोसोम कैसे होते हैं? XX होते हैं। और मेल में कैसे होते हैं? XY होते हैं। ठीक है, फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं और मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स में एक X एक Y क्रोमोसोम होता है। चलिए, the gamete, egg and sperm have only one sets of chromosome. ओके, जो गैमीट्स होते हैं, जो एग होते हैं, उनके पास सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। मतलब कि इनके पास जैसे टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46 है। इनके पास क्रोमोसोम कितने हैं? 46 होते हैं नॉर्मल सेल्स में। बट गैमीट्स में ये सेक्स क्रोमोसोम आधे, मतलब सॉरी नॉट सेक्स क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। मतलब अगर पेयर में है, 23 पेयर में क्रोमोसोम है, तो सिर्फ ये क्या पेयर छोड़ के एक एक क्रोमोसोम्स ही आते हैं। ओके, क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये टोटल कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। ओके, बट गैमीट्स में, स्पर्म, ओवम में क्या होता है? सिर्फ ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, क्या देखा हमने ये देखा कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं नॉर्मल सेल्स में वो कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। अब 23 पेयर्स को अगर हम काउंट करेंगे तो कितने टोटल क्रोमोसोम्स आ जाएंगे? 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ओके, ये नॉर्मल सेल्स है। बट जो गैमीट्स होते हैं, स्पर्म ओवा जो होते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स नंबर आधे हो जाते हैं। ठीक है, ये पेयर टूट जाता है, अपने अपने पेयर को तोड़ के क्रोमोसोम जो होते हैं वो गैमीट्स में आ जाते हैं। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो गैमीट्स में होता है। ठीक है, अपने अपने पेयर को छोड़ के वो कहाँ आ जाते हैं? गैमीट्स में आ जाते हैं। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज 1 X क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ओवम है, उसके पास हमेशा क्या होगा? X क्रोमोसोम होगा। ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास सिर्फ XX क्रोमोसोम ही है। सेक्स क्रोमोसोम किससे बने? दोनों X क्रोमोसोम से ही बने। तो ओवम जो भी है वो कैसा होगा? उसमें X क्रोमोसोम ही होगा। ठीक है, ओवम में कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे? 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे। और सारे और जितने भी ओवम होंगे उसमें सेक्स क्रोमोसोम कैसा रहेगा? X क्रोमोसोम रहेगा। कैसा रहेगा? X।
ठीक है, क्योंकि वाई तो है ही नहीं, फीमेल्स के पास वाई तो है नहीं। क्लियर? चलो, बट स्पर्म्स आर ऑफ टू काइंड। स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्स और एक होते हैं वाई। ठीक है, वन हैविंग एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर हैविंग वाई क्रोमोसोम। ओके, स्पर्म स्पर्म्स बहुत सारे रिलीज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं वो ओवम पे अटैक करते हैं। तो स्पर्म्स जो होते हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम होता है कुछ स्पर्म्स में, और कुछ स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम्स और कुछ में वाई क्रोमोसोम्स। When sperms containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2X chromosome, क्योंकि egg के पास क्या है? egg के पास तो सिर्फ X क्रोमोसोम है ना? egg के पास सिर्फ X क्रोमोसोम ही है। और वही अगर स्पर्म X क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और उसने ओवम को फर्टिलाइज किया तो कैसे हो जाएगा? 2X क्रोमोसोम हो जाएंगे। ओके, कैसे हो जाएगा? 2X क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब ओके, अब क्या हुआ? स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, ओवम के पास तो एक्स क्रोमोसोम है, तो क्या हो जाएगा? फीमेल। क्या हो जाएगा? फीमेल। दो एक्स क्रोमोसोम मिलके क्या बन जाएंगे? फीमेल। और वही एक ओवम के पास तो एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा, राइट? और अगर स्पर्म कैरी कर रहा है वाई क्रोमोसोम, अगर स्पर्म कैरी कर रहा है वाई क्रोमोसोम तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो जाइगोट का या फीटस का सेक्स क्या होगा? मेल। क्या हो जाएगा? मेल। ठीक है, तो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? ये फादर पे डिपेंड करता है। ओके, फादर के गैमीट पे डिपेंड करता है, स्पर्म्स पे डिपेंड करता है। अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और एग को फर्टिलाइज किया तो वो चाइल्ड का जेंडर क्या होगा? एक्स वाई, मतलब चाइल्ड का जेंडर मेल होगा। ओके, इफ द स्पर्म्स contributes a XY, if the sperms contributes a Y chromosome to the egg or ovum at fertilization, the zygote would develop into a male child. ओके, अगर स्पर्म जो है वो वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया तो एक एक्स क्रोमोसोम तो ओवम के पास प्रेजेंट है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो स्पर्म से आ रहा है, दैट इज वाई क्रोमोसोम। एक्स वाई मिलके क्या हो जाएंगे? मेल। तो जेंडर क्या होगा? सेक्स क्या होगा चाइल्ड का? मेल। ओके, the zygote would develop into a male child. It is thus also clear that the sex chromosomes of the father determines the sex of an unborn baby. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो फादर के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेबी का जेंडर डिसाइड करते हैं। ठीक है, अनबॉर्न बेबी का जेंडर जो है वो फादर पे डिपेंडेंट होता है। नाउ अब हम क्या बात करते हैं? वर्ड गेम की, पजल की। यूज द क्लूज टू वर्क आउट द वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे आपको कुछ क्लूज दिए हैं और आपको पजल्स फिल करना है। ओके, ये पजल है, इसको फिल करना है। तो फर्स्ट क्लू क्या दिया है? अक्रॉस में, अक्रॉस मीन्स हॉरिजॉन्टली एंड डाउन मीन्स वर्टिकली। ओके, चलिए। प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज। ओके, जो प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स होता है बॉयज में उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। इज इट लैरिंग्स? लेट्स सी, थर्ड इज एडम्स एप्पल। हाँ, उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ओके, वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स तो एक ही होता है, बट जो वो बाहर निकलता है दैट इज एडम्स एप्पल। ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स, ऐसी ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट नहीं है, जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, तो उसका क्या आंसर है? एंडोक्राइन आंसर है। ओके, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडम्स एप्पल। ओहो येलो येलो डर्टी फेलो। चलो, एडम्स एप्पल। ओके, ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स, ऐसी डक्ट्स जिनके पास ग्लैंड्स नहीं है वो क्या है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अटैच्ड टू ब्रेन। एंडोक्राइन ग्लैंड जो ब्रेन से अटैच्ड है वो कौन सा है? वो है पिट्यूटरी। ओके, पेनक्रियाटिक हार्मोन, पेनक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? पेनक्रियास सिक्रीट करता है इंसुलिन। और ये क्या करता है? ये जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ओके, फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन। अभी ईस्ट्रोजन की स्पेलिंग जो है ना वो ओ से भी स्टार्ट होती है और ई से भी स्टार्ट होती है। क्लियर? मेल हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरॉन।
ओके। सिक्रीट्स थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है? थायराइड ग्लैंड। अनदर टर्म फॉर टीनेज, टीनेज का दूसरा टर्म क्या है? एडोलेसेंट। हार्मोन रीचेस हेयर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। टारगेट साइट, ओके, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, टर्म फॉर चेंजेस एट एडोलेसेंट, ओके, जो चेंजेस एडोलेसेंट के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं उसको हम कौन क्या बोलते हैं? उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। तो हम आंसर अब लिख लेते हैं, ओके, प्यूबर्टी। चलो यहाँ पे क्या था? अनदर टर्म फॉर टीनेज हार्मोन रीचेस, ओके। चलिए सारे टर्म्स जो होते हैं हम लिख लेते हैं वापस, है ना। तो ये जो है हमारा आंसर है, टेस्टोस्टेरोन था मेल हार्मोन, डाउन में थायराइड, कौन सा हार्मोन है जो कौन सा ग्लैंड है जो थायरोक्सिन रिलीज करता है? दैट इज थायराइड ग्लैंड, ओके। जो वॉइस बॉक्स प्रोट्रूड होता है ह्यूमन मेल में, दैट इज एडम्स एप्पल, ओके। देन क्या था? हम टीनेजर को और दूसरा क्या बोलते हैं? दैट इज एडोलेसेंस, ओके। डक्टलेस ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन बोलते हैं। फिर क्या था? फिर था वॉइस बॉक्स को दूसरा नाम क्या है? लैरिंग्स होता है, ओके। जो एंडोक्राइन सिक्रीट करती है, एट्थ वाला तो हमने देखा ही नहीं था शायद, है ना। एट्थ का है सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को ही हम हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब जो डक्ट वाली ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, उनकी सिक्रीशन को हम हार्मोन नहीं बोलते हैं, बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है हम उसको ही हार्मोन बोलते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है हार्मोन, ओके। अब लिखा था यहाँ पे कि पेनक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? दैट इज इंसुलिन। फीमेल्स हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन है, ओके। अनदर टर्म फॉर, नहीं, जो चेंजेस हमें एडोलेसेंट के टाइम पे देखने को मिलते हैं दैट इज प्यूबर्टी, ओके। और कौन सा ग्लैंड है जो ब्रेन में अटैच है? एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी। और क्या लिखा है यहाँ पे कि जो ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? इट इज ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट साइट। तो ये बन चुका है हमारा क्या? puzzle. Now, next question. The table below show the data on likely heights of a boys and girls as they grow in age. Okay, जो टेबल दिया है ये टेबल हमें बताता है डेटा कि लड़कों की हाइट कैसी है और लड़कियों की हाइट कैसी है अकॉर्डिंग टू देयर एज। मतलब पर्टिकुलर एज में लड़के और लड़की जो होते हैं वो कितनी हाइट तक पहुंच जाते हैं, ओके। Draw graph showing height and age of for both boys and girls on the same graph paper. What conclusion can be drawn from these graph? Okay? तो देखो यहाँ में डेटा दिया है और यहाँ पे हमने क्या करा है? हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है, ओके। ग्राफ हमने बना लिया है। अभी जो डायमंड है इट रिप्रेजेंट्स बॉयज और जो स्क्वायर है दैट रिप्रेजेंट्स गर्ल्स, ओके। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? देखो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो है ये, ओके, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, फिर यहाँ पहुँच गई, फिर ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, राइट। अब पहले क्या दिखा था? स्टार्टिंग में क्या था कि लड़कों की हाइट बड़ी है, लड़कों की हाइट बड़ी है और फिर वो कम हो गई है, राइट, ऐसा हो गया। चलो इसको हम दूसरे पेन से बनाते हैं, राइट। हम इसको पहले लड़कियों की रेड पेन से बनाते हैं, लड़कियाँ 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 और लड़कियाँ, ओके। नहीं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसे करके ऐसे, है ना। और लड़कों की हाइट कैसी थी? लड़कों की हाइट हम बनाए किस कलर से? कौन सा? ब्लैक ही दिखेगा आई गेस, राइट। तो ब्लैक से हम बनाते, तो लड़कों की हाइट ये रही, फिर लड़कों की हाइट नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई और फिर ऐसे ऐसे ऊपर। तो क्या होता है कि इनिशियल एज जो होती है 0 to 8 ईयर समथिंग, उस टाइम पे लड़कों की हाइट, पहले लड़कों की हाइट बढ़ती है तेज़ी से एज कम्पेयर टू गर्ल्स, और उसके बाद लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं, ओके। जो टीन एज वाले एज होता है, जो एडोलेसेंट प्यूबर्टी वाली एज होती है, उसमें लड़कियां रैपिडली डेवलप होती हैं, उनकी हाइट ग्रो करती हैं एज कम्पेयर टू गर्ल। पर एट द टाइम जब एडोलेसेंट की एज जब ख़त्म होने वाली होती है तब दोनों गर्ल्स और बॉयज़ जो होते हैं अपनी मैक्सिमम एज अटेन कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम द अबव ग्राफ वी कंक्लूड दैट इनिशियली बॉयज ग्रोज फास्टर। स्टार्टिंग में जो लड़के होते हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में, ओके। गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज फ्रॉम 8 to 16 ईयर्स। और गर्ल्स कब बढ़ती हैं? गर्ल्स की हाइट बढ़ती हैं 8 से 16 साल की उम्र में, ठीक है, बॉयज से भी तेज। बट बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट एट द एज ऑफ 20। और दोनों जो है लड़के लड़की वो
20 साल तक की उम्र में अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं। हेयर बॉयज शो अ ग्रेटर इंक्रीज इन हाइट देन गर्ल्स। और जब मैक्सिमम हाइट ये लोग पहुंच जाते हैं तो 20 साल की उम्र में बॉयज़ की हाइट जो हमें देखने को मिलती है वो लड़कियों की हाइट से ज़्यादा होती है कंपैरिजन में। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जो था हमारा एनसीईआरटी सोल्यूशन रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस के होते हैं कंप्लीट। हमने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिया, अब बारी है किसकी? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। ओके, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।